हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आए हैं। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। जितना आसान है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर हम फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला जिसको याद है, इनका यूज़ करना आता है तो चैप्टर बहुत ईजी है, अदरवाइज फिर मुश्किल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्लेन के बारे में पता होना चाहिए, और कार्टेशियन प्लेन की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं इसका लिंक डाल दूँगा, आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। उसके बाद है डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालनी है। अगर हमें कोई लाइन दे रखी है ए बी, उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए और बी, तो हमारा जो डिस्टेंस होगी वो होगी x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सपोज करो मुझे एक लाइन दे रखी है और लाइन के जो मेरे कोऑर्डिनेट है वो है 6, 8 एंड -3, 2। मुझे इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा, x2 -3 माइनस x1 -6 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस x1 8 और पूरे का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। 6 एंड 3 9, 9 का स्क्वायर 81। दोनों वैल्यू माइनस की है चाहे प्लस की है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। प्लस 8 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट। आगे फर्दर करता हूँ तो क्या आएगा, 6 एंड 1 7, 8 एंड 3 11 रूट 117। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यूनिट। क्यों? क्योंकि कोई भी डिस्टेंस होती है उसकी कोई ना कोई यूनिट जरूर हो सकती होती है, चाहे वो सेंटीमीटर है, चाहे वो मीटर है, चाहे वो किलोमीटर है। अगर यहाँ पर ऐसी वैल्यू आती है जिसका स्क्वायर रूट हम परफेक्टली नहीं निकाल सकते तो एज इट इज छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है तो हम उसका स्क्वायर निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसी तरीके से हमारे पास एक लाइन है, उसका अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमको मान लिया हमने xy, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो हम यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने अभी लिया था। हमारे पास एग्जांपल क्या है, 6, 8 -3 एंड 2। इसके बीच के हमें मिड पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, x1 6 प्लस -3 बाई 2 8 प्लस 2 बाई 2। 6 माइनस 3 3 दैट मीन्स 3 बाई 2 एंड 10 बाई 2 दैट मीन्स 5। तो मेरी जो x एंड y की वैल्यू आएगी m पॉइंट के लिए वो क्या आ जाएगी, 3 बाई 2 एंड 5। इसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 एंड 5, दोनों ही ठीक है। इसके बाद आता हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मीन्स पार्ट बना देना, सेक्शन मीन्स पार्ट बना देना। एक लाइन, उस लाइन को बीच में से किसी पॉइंट पे कट कर रखा है, काट रखा है या दो टुकड़े कर रखे हैं और उसका हमें रेशियो बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड किया गया है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, सपोज करो एक लाइन है हमारे पास ए बी, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 x2 y2, और ये पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट xy है इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो P के कोऑर्डिनेट आएंगे, P के लिए xy की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x1 m2 प्लस x2 m1, दैट मीन्स 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1 अपॉन में m1 प्लस m2। और y के लिए भी सेम रहेगा, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो एक लाइन है ए बी और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 5 एंड -2 एंड 9, और इसको जो डिवाइड कर रहा है रेशियो वो सपोज करो हम ले लिया 2:1। जब इसके लिए हम x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए x1 दैट मीन्स 3 इंटू m2 1 प्लस x2 -2 एंड
1 2 अपॉन में 2 प्लस 1 दैट मीन्स क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 2 2 जा 4 अपॉन 3 दैट मीन्स -1/3। इसी तरह अगर सिर्फ y की वैल्यू निकालेंगे तो y के लिए क्या आएगा y1 की वैल्यू क्या है 5 इंटू 1 प्लस y2 की वैल्यू 9 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1 5 1 जा 5 9 2 जा 18 अपॉन 3 दैट मीन्स 23/3। तो मेरे लिए x और y की वैल्यू क्या आएगी -1/3 एंड 23/3। तो ये मेरे लिए किसकी वैल्यू आ गई P पॉइंट की। P पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो इसको m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है। इसी तरह इसका रिवर्स भी आता है। रिवर्स में क्या करेगा वो हमें इस पॉइंट की वैल्यू दे देगा, इस पॉइंट की वैल्यू दे देगा, कोई एक कोऑर्डिनेट दे देगा या दोनों कोऑर्डिनेट दे देगा और हमें m1 m2 की वैल्यू पूछेगा। अगर m1 m2 दे दे, ये कोऑर्डिनेट दे दे, ये दे दे तो हमें इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछ लेगा। हम हर केस में इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब देखिए मैंने आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था। इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कहाँ पे होता है? सबसे पहले कोलिनियर केस के अंदर देखिए जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है वो मैंने आपको क्या बताया था x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। इसका पहला यूज तो मैंने क्या बताया आपको किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए, किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए। इसके बाद क्या यूज होगा हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में ट्रायंगल के बारे में बताना है, हम उसकी साइड को मेजर करके बता सकते हैं कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल है या ये हमारा स्केलर ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, आइसोस्केल ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो और स्केलर ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ये हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस फॉर्मूले से बता सकते हैं कि किस टाइप का ये ट्रायंगल है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में हम इससे पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में हमारी प्रॉपर्टी क्या आएगी, जैसे देखिए रेक्टेंगल हो सकता है, हमारा स्क्वायर हो सकता है। रेक्टेंगल से ही किसकी प्रॉपर्टी आती है, ये हमारा पैरेललोग्राम हो सकता है, ये हमारा रोम्बस हो सकता है और हमारा ट्रेपेजियम हो सकता है। इनसे हम प्रॉपर्टी देख के ये पता लगा सकते हैं ये हमारा रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है या ट्रेपेजियम है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी साइड्स निकालनी पड़ेंगी। अगर अपोजिट साइड इक्वल आती है तो रेक्टेंगल, तो इसका डायगोनल चेक करते हैं, डायगोनल इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल अदरवाइज पैरेललोग्राम। अगर चारों साइड इक्वल आती है तो हमारे 2 केस बनते हैं स्क्वायर एंड रोम्बस। अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो स्क्वायर, डायगोनल अलग आते हैं तो रोम्बस। इसी तरीके से ट्रेपेजियम के लिए क्या होता है कि इसकी चारों साइड ही अलग अलग होती है, तो हम इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला वो हमें बताता है कोलिनियर के बारे में। देखिए कोलिनियर के इसको कोलिनियर बोलते हैं, दोनों ही ठीक है। इसका मतलब क्या होता है संरेखीय। संरेखीय का मतलब एक ही लाइन में, इन ए लाइन, इन ए लाइन। दैट मीन्स मेरे को 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी एंड सी, ए बी एंड सी या ए बी सी किसी भी तरीके से ले सकते हो। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन में। अगर हमें यह पता लगाना है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले ए सी, उसके बाद बी सी और उसके बाद ए बी। दैट मीन्स 2 साइड का सम। देखिए अगर मैं इस पार्ट और इस पार्ट को जोड़ता हूँ तो मेरे पास टोटल लेंथ एल आ जाएगी या डी आ जाएगी, हम इसे कुछ भी मान सकते हैं। तो जब 2 का सम तीसरे के इक्वल आ जाता है तो ये हमारा कोलिनियर होता है, अदरवाइज नहीं होता। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। इससे मैं क्या पता लग जाएगा ये कोलिनियर है या नहीं है। ये मेथड थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके अंदर एक चीज और होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे मैं आपको बताता हूँ कि कोलिनियर से का कैसे पता लगाया जाता है और वो आपके लिए इजी भी रहेगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल से आपके फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन 101% आता है, तो इसको हम
ध्यान से करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसके लिए होता है 1/2 मोड। इसको कई लोग ऐसे भी बनाते हैं, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये भी ठीक है। अगर आप ये सिंगल लाइन छोड़ते हो तो भी ठीक है। ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होंगे वो हमारे पास क्या क्या होंगे, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ये हमारे वर्टेक्स है। तो देखिए सबसे पहले x1 के बाद यहाँ पर आएगा y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद x2, आफ्टर दैट 2 के बाद 3 के बाद 1, x2 के बाद x3, आफ्टर दैट 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2 और लास्ट में जो आंसर आएगा वो यूनिट। अब देखिए ये जो मैंने साइन लगाया है, मैंने बताया था चाहे इसको ऐसे बना लो चाहे आप इसको ऐसे बना लो, ये साइन होता है आपका मोड का, इसका साइन होता है मोड। मोड का मतलब ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव, ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव, क्योंकि कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका नेगेटिव नहीं होता, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हम उसके साथ क्या लगा देते हैं, मोड। मोड का मतलब ऑल वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव। याद करने का तरीका देखिए 123, 231, 31, 312, या फिर सबसे पहले x1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, आफ्टर दैट x1 के बाद x2 2 के बाद 3 3 के बाद 1, आफ्टर दैट x2 के बाद x3, दैट मींस आफ्टर दैट 1 एंड 2। आप इस तरह किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम इसका एग्जांपल लेके भी करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज क्या क्या है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट अभी हम जिक्र कर रहे थे कोलिनियर का, किसका जिक्र कर रहे थे, कोलिनियर का। कोलिनियर का मतलब मैंने क्या बताया, एक ही लाइन में। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो क्या ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अगर हम तीनों कोऑर्डिनेट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं और वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो तीनों पॉइंट हमारे क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। आफ्टर दैट कोलिनियर के केस में कोई एक वैल्यू मिसप्लेस कर देगा, के टी एक्स वाई कुछ भी, उस के की वैल्यू निकालनी है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू में 0। सॉल्यूशन करने के बाद वैल्यू एक साइड, के की वैल्यू एक साइड। हम इनके सभी के एग्जांपल करके देखेंगे। तो देखिए सपोज करो आपको जो 3 पॉइंट दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, वो दे दिए 2 3, आफ्टर दैट 5 1 एंड लास्ट वन कोई भी ले सकते हो, -2 -3। सपोज करो ये हमारे क्या है, पॉइंट। तो देखिए 1/2 x1 2 y2 1 y3 माइनस प्लस x2 दैट मीन्स 5, आफ्टर y3 -3 y1 -3 प्लस x3 -2, आफ्टर दैट y1 3 एंड y2 1 मोड। देखिए 1/2 3 and 1 4 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 6 6 5 जा 30 प्लस माइनस माइनस का 30, आफ्टर दैट प्लस 3 - 1 2 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू आएगी। अब इसका सॉरी 2 2 जा 4, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 30 and 4 34 8 माइनस 34। इसका फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 इंटू 34 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 26, इसका प्लस का। इस मोड का मीन्स क्या है, वैल्यू किसमें आई थी, माइनस में, लेकिन हम लेंगे किसमें, प्लस में। क्यों, क्योंकि मोड के अंदर जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी क्या होता है, पॉजिटिव। ये इसको इंटरसेक्ट, इसको काट रहा है कितने पे, 12 पे, तो मेरा क्या जाएगा 12 यूनिट स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम कोलिनियर का केस लें या कोई मिसप्लेस वैल्यू तो सारा निकाल सकते हैं। सपोज करो हम ले लेते हैं कोई कोलिनियर का केस, कोई एग्जांपल लेके देखते हैं कि वो कोलिनियर। सपोज करो हमें ये दे रखा है यहाँ पर 3 and k, हमें दे दिया तीनों पॉइंट कोलिनियर है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो कोलिनियर के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो हम देखिए वैल्यू पुट करते हैं।
अब ये 1/2 किसमें मल्टीप्लाई में, 0 तो सॉरी डिवाइड में 2 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 0 × 2 क्या बच जाएगा 0। आगे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, x1 की वैल्यू 2, y2 1 माइनस k प्लस x2 5 y3 k y1 3 x3 3 y1 3 माइनस y2 1 इक्वल टू में 0। दैट मीन्स क्या आ जाएगा 2 माइनस का 2k प्लस 5k माइनस का 15 प्लस 3 माइनस 1 2 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। आगे देखिए माइनस का 2k प्लस का 5k दैट मीन्स 3k। आफ्टर दैट 6 and 2 8 माइनस का 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो केस बनते हैं, वैसे तो इसको लिखेंगे तो -3k + 7 या 3k - 7 कोई भी लिख सकते हैं, हम इसका डायरेक्टली ही यूज करते हैं 3k - 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम इस वैल्यू को पॉजिटिव ही मान लेते हैं कि ये वैल्यू अपने आप में क्या है पॉजिटिव। दैट मीन्स 3k इज इक्वल टू 7 एंड k इज इक्वल टू कितना जाएगा 7/3। दैट मीन्स इन केस ऑफ कोलिनियर अगर मैं k की वैल्यू निकालनी है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या रख देते हैं 0। इस तरीके से आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन का यूज करना, आफ्टर दैट आपका डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, और सभी फार्मूलाज की मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।